आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली ये रिएक्शन किस टाइप के हैं? ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है और हैलोजन एलिमेंट को रिप्लेस करता है। इट मीन कि हैलोजन एलिमेंट को रिमूव करके कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस हैलोजन एलिमेंट की जगह लेगा, उसको रिप्लेस करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस लेते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, यानी पॉजिटिव चार्ज सीकर सब्सटेंस। अब पॉजिटिव चार्ज सीकर क्या होगी? न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब वो कोई नेगेटिव पार्टिकल भी हो सकता है, न्यूट्रल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए मौजूद हो वो भी हो सकता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो नेगेटिव चार्ज रखती हो, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज के जरिए से देती हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देती हो, न्यूट्रल स्पीशीज हो, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो अल्काइल हैलाइड्स और न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शंस में टू टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म और दूसरा SN1 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। पहले आप देखिए कि फर्स्ट के लिए हमारे पास है CH3 Br मिथाइल ब्रोमाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम अटैक कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल अब कोई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो सकता है, साइनो ग्रुप हो सकता है, कोई अल्काक्सी ग्रुप हो सकता है, यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा? ब्रोमीन हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कार्बन अल्फा कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रोमो ग्रुप पर शिफ्ट होगा। अब ये शिफ्टिंग क्यों होगी? देखिए कि न्यूक्लियोफाइल जब इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, यानी अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हैं, तो 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, लिहाजा एक बॉन्ड यहाँ से रिमूव होना है। तो इधर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर है, जबकि कार्बन में ब्रोमीन बॉन्ड जो है ये पोलर है, तो पोलर बॉन्ड मोर रिएक्टिव, लिहाजा ये बॉन्ड ब्रोमो ग्रुप पर शिफ्ट होगा। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। हाइड्रोजन ये 3 मौजूद है। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बनाने आ रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल आने के बाद ब्रोमो ग्रुप जो है ये लीव करने वाला है, यानी ये 2 बॉन्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है। इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और इधर बॉन्ड क्लीवेज हो रही है। तो इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगी न्यूक्लियोफाइल CH3 प्लस Br नेगेटिव। अब बेटा देखिए ये एक स्पीशीज हमारे पास बनी है जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बनती है, शॉर्ट लिविंग है और ये अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिहाज से लेस स्टेबल है। इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंटरमीडिएट, तो आप क्या कहेंगे कि a short living species which is formed during a chemical reaction and is less stable as compared to its reactants as well as products is called intermediate। ये इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशीज है, ऐसी चीज है जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन शॉर्ट टाइम के लिए बनती है और फौरन ही फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, इसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे। तो अब आप देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में आ गया और ब्रोमो ग्रुप यहाँ से लीव कर चुका। अब इस ब्रोमो ग्रुप को देखें, चूंकि ये अल्काइल हैलाइड में से लीव हो चुका है, लिहाजा इसको आप लीविंग ग्रुप भी कहेंगे। क्या कहेंगे? लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप क्या होता है? एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच लीव्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आफ्टर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद जो ग्रुप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को लीव करता है उसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। अब ब्रोमो ग्रुप जो इसको लीव कर चुका है
इसको हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी है, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल भी यूज किया जा सकता है। तो बहरहाल अब इस रिएक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब बेटा देखें, सबसे पहले मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन is 1. Molecularity of reaction in this reaction is 2. अब molecularity of reaction 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल, एक न्यूक्लियोफाइल और एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। मॉलिक्यूलैरिटी हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट डिटरमिनिंग स्टेप में या रेट लिमिटिंग स्टेप में, स्लो स्टेप में टेक पार्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद को मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो अब ये मॉलिक्यूलैरिटी 2 है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल और अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट कर रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? 2 है। इसके बाद हम कहते हैं कि इस तरह के मैकेनिज्म में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स टेक पार्ट। इस मैकेनिज्म में SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड टेक पार्ट, हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड टेक पार्ट करेगा। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन सेम स्टेप, कि एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल और अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं। इसके अलावा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस इनटू सिंगल स्टेप, कि एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होती है, बॉन्ड क्लीवेज भी हो रही होती है। रिएक्शन कंप्लीट्स इनटू सिंगल स्टेप, कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन changes into same step, एक ही स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होती है। आप देखिए बेटा, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन पे, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? sp3। और अब ये 2 बॉन्ड्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, यानी एक ही स्टेप में sp3 से sp2, sp2 से sp3, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज जो है सेम स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इनटू सेम स्टेप। अब ये कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? जब यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, sp2 में ट्रायंगुलर प्लेनर और sp3 में फिर टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर में, ट्रायंगुलर प्लेनर जो है वो टेट्राहेड्रल में, इन द सेम स्टेप ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल attacks from back of substrate। न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमेशा बैक ऑफ सबस्ट्रेट से अटैक करता है। अब बेटा देखिए कि अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है या कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका फ्रंट वो होता है जहां फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो।
और अपोजिट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगी, बैक ऑफ द मॉलिक्यूल। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को देखा जाए तो ये एक बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, और फ्रंट पे ब्रोमो ग्रुप बल्की ग्रुप मौजूद है, नेगेटिव चार्ज, तो सेम चार्जेस की रिपल्शन भी है और बल्कनेस भी है। दूसरी तरफ टाइनी पार्टिकल हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है, लिहाजा न्यूक्लियोफाइल के पास यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, ज्यादा इजी होगा इसके लिए कि ये बैक से अटैक करे। अब जब ये बैक से अटैक करेगा तो फिर 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। अब यहां हम कहते हैं कि ड्यू टू विच 100% inversion of configuration takes place। तो आप लोग देखिए बेटा, यहां 100% इन्वर्जन हो रही है। इन्वर्जन से क्या मुराद है कि जो पार्टिकल लेफ्ट पे मौजूद थे, अब वो प्रोडक्ट में देखें रिएक्टेंट पार्टिकल क्या चीज है, राइट साइड पे मौजूद है, लेफ्ट वाले पार्टिकल राइट साइड पे। तो इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन किस वजह से आई, सिर्फ इस वजह से कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है। बैक अटैक से क्या होगा, प्रोडक्ट में इन्वर्जन आ जाती है। अब इन्वर्जन को अगर आप इस तरह से देखें कि जैसे आप एक अम्ब्रेला ओपन करते हैं और तेज हवा का झोंका आ जाए, अम्ब्रेला उलट जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह से कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टोटली चेंज हो जाती है। किसकी वजह से, ड्यू टू बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और मिथाइल ब्रोमाइड यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। लिहाजा रेट इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br। अब ये रेट इक्वेशन बन गई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1 + 1 इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स हैं इनके एक्सपोनेंट्स को, पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। अब यहाँ पावर 1 है जो कि हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड है, तो 1 + 1 सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ये रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं। इसकी बरअक्स अगर आप इस तरह से देखें कि अगर अब ये SN1 मैकेनिज्म, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर हमारे पास कंपाउंड है CH3Br नेगेटिव पॉजिटिव, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या चीज है ये, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब बेटा देखिए, इस कंपाउंड में बल्कनेस बहुत ज्यादा है, बल्कनेस बहुत ज्यादा है, लिहाजा न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन तक अप्रोच नहीं कर सकता, अल्फा कार्बन तक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर सकता, तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हमें किसी तरीके से पहले बल्कनेस को डिक्रीज करना है और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन को, अपना अल्फा कार्बन को हमने इंक्रीज करना है, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा कार्बन को इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ पे एक पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, क्या, पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर आप यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। अब जब ये आयनाइजेशन हो गई है, इसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। क्या कहेंगे, कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोनियम आयन है, क्योंकि टर्शरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कार्बोनियम आयन और ब्रोमाइड आयन बन गए, कैसे, बाय द आयनाइजेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ दो चीजें हो चुकी हैं, एक तो ब्रोमो ग्रुप यहां से निकल चुका है, एलिमिनेट हो चुका,
जिसकी वजह से बल्कनेस डिक्रीज हो गई है। और दूसरा, इस अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका, पहले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर एनहांस हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि अब न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। अब बेटा देखिए, हमारे पास है CH3 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 और ये पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, सपोज हमारा न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल क्या है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। अब न्यूक्लियोफाइल के पास इक्वल चांस है कि वो बैक से अटैक करे या फ्रंट से अटैक करे, इक्वल चांस। अब अगर ये बैक से अटैक करता है तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी OH CH3 CH3 CH3। अब यहां पे, और अगर कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन हम लिखते हैं इधर CH3 पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करता है, तो फिर क्या होगा? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप CH3 CH3। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में देखिए कि अगर बैक से अटैक हुआ तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो मिथाइल ग्रुप लेफ्ट पे मौजूद थे वो अब राइट साइड पे, इन्वर्जन आ गई है। लेकिन अगर फ्रंट से अटैक होगा तो रिटेंशन होगी। तो मैंने ये कहा कि न्यूक्लियोफाइल के पास 50% चांस है कि वो बैक से अटैक करे, 50% चांस है कि वो फ्रंट से अटैक करे। इसलिए यहां 50% इन्वर्जन होगी और 50% रिटेंशन होगी। 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि why 50% inversion and 50% retention take place during SN1 mechanism, तो आप कह सकते हैं कि after tertiary carbonium ion is formed by the ionization of alkyl halide, tertiary alkyl halide molecule, nucleophile has equal chance to attack from front or from the back of the substrate molecule. So if attack is from the back, there will be inversion of configuration. And if attack is from the front, there will be retention of the configuration. जब इक्वल चांस है न्यूक्लियोफाइल के पास कि वो फ्रंट से अटैक करे या बैक से, तो फिर 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अकर होगी। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसको अगर हम इस तरह से लिखें, CH3 पॉजिटिव। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक भी कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है। तो टू प्रोडक्ट्स जो है पॉसिबल होंगी, OH CH3 प्लस CH3 OH। अब यहां हम कह सकते हैं कि ये 50% इन्वर्जन है और 50% रिटेंशन है। तो बेटा देखिए, अब इसकी थ्योरी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे जैसे हमने कहा था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में टेक पार्ट कर रहे थे। अब यहाँ क्या हो रहा है? अब आप देखो, एक स्टेप में आपने आयनाइजेशन की है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप ही स्लो स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप। क्यों स्लो स्टेप है? क्योंकि इस स्टेप में बॉन्ड क्लीवेज हो रही है। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। जब तक एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां अवेल नहीं होगी, तब तक ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा, क्योंकि इस स्टेप में एनर्जी रिक्वायर्ड है। सेकंड स्टेप जो हमारा है, ये सेकंड स्टेप है, यहाँ पे ये फास्टर होगा। ये क्या होगा? फास्टर होगा, क्योंकि यहाँ ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फास्टर प्रोसेस होता है। तो किसी भी रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। अब इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ओनली 1 मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है, लिहाजा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? 1। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि molecularity of reaction is 1।
क्योंकि ओनली वन मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब यहां टर्शरी हेलाइड्स टेक पार्ट करते हैं। अब इस मैकेनिज्म में प्राइमरी हेलाइड थे, उसमें टर्शियरी हेलाइड टेक पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने कहा कि इंटरमीडिएट बनता है, तो इधर क्या बनता है? कार्बोनियम आयन। क्या बनता है? कार्बोनियम आयन इज फॉर्म। क्या बनता है? कार्बोनियम आयन। अब इसके पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल टेक पार्ट नहीं करता, यहाँ न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपके न्यूक्लियोफाइल टेक पार्ट करता है, इसलिए रेट इक्वेशन में हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को नहीं लिखेंगे। अब बेटा देखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लीवेज टेक प्लेस इन सेम स्टेप। यहां पे फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड क्लीवेज इन फर्स्ट स्टेप और बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सेकंड स्टेप। अब जो कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, तो यहां sp3 से sp2 फर्स्ट स्टेप में होती है और sp2 से sp3 अगेन सेकंड स्टेप में होगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इधर कार्बोनियम आयन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और जब प्रोडक्ट्स बन जाती हैं तो ये वापस हमारे पास क्या आ जाती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 से sp2 फर्स्ट स्टेप में और sp2 से sp3 सेकंड स्टेप में। अब जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, टेट्राहेड्रल से ट्रायंगुलर प्लेनर फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल में वापस चेंज हो जाती है। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 थ्राइस CBr। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में टेक पार्ट ही नहीं कर रहा, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। So rate of reaction is equal to K into concentration of CH3 thrice CBr, यानी concentration of tertiary butyl bromide। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, SN1 मैकेनिज्म फर्स्ट ऑर्डर। अब बेटा देखिए कि हमने कहा कि SN2 मैकेनिज्म किधर हो रहा होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, और यहाँ सेकेंडरी अल्काइल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में 50% चांस होगा SN1 मैकेनिज्म और 50% चांस होगा SN2 मैकेनिज्म। तो अब ये इस चैप्टर में से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है इस तरह से कि आपको SN2 मैकेनिज्म लिखना होता है या SN1 मैकेनिज्म, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो फिर साइड बाय साइड आपको ये रिएक्शन भी लिखने होंगे और थ्योरी भी पॉइंट वाइज लिखनी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।